जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो आपको पता है हमने क्लासेस का कॉन्सेप्ट देख लिया। क्लास में हमें पता चल गया कि दो तरह के मेंबर्स हो सकते हैं। डाटा हो सकता है, डिफरेंट डाटा टाइप्स आ जाती हैं उसमें, किसी भी किस्म का डाटा जो सी प्लस प्लस अलाउ करता है। उसके अलावा फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाना सीख लिए और हमें ये पता चल गया कि क्लास के जो भी डाटा मेंबर्स होंगे, जो भी फंक्शंस होंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा कि वन क्लास में हैव मैनी ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। फिर हमने फंक्शंस देखे, उसमें पैरामीटराइज्ड फंक्शंस हमने देख लिए। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, इसके नाम से देखें, अगर प्रीवियस किसी ने प्रैक्टिस नहीं भी की, थोड़ा सा मैं आपको रेफ़र इसलिए करता हूँ चूँकि हमने स्टार्ट जावा से लिया था। कंस्ट्रक्टर हम वहाँ पे देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताया सेम है, कॉन्सेप्ट का कोई फ़र्क नहीं है। कंस्ट्रक्ट नाम है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करने वाला। ठीक है जी, ये आपको मैं प्रीवियस भी बताया था कि इसका जो नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर है, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होता है जी, क्या खास बात है नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर में? मस्ट बी सेम विद क्लास नेम। इसको आप कंसर्न्ड क्लास नेम भी कह सकते हैं। कंसर्न से मुराद जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया जा रहा है। तो जैसे जावा में कॉन्सेप्ट था, वैसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। कंस्ट्रक्टर भी एक, इसको आप स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कह सकते हैं। ठीक है जी, और आपको मैं प्रीवियस बता चुका हूँ कि इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। और ये कंस्ट्रक्टर बाय द वे आपको बता दूँ, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं फिर डेव की तरफ। स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको? जी सर आ रही है। चलें, अच्छा जी, ये प्रीवियस जो भी प्रोजेक्ट ओपन था इसको हम क्लोज़ करते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट था ये चूँकि डिफरेंट है, हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका मैंने नाम रखा हुआ था टेस्ट। हमारे प्रोजेक्ट का नाम था टेस्ट और उसमें जो फ़ाइल थी, चलें यही थी गालिबन। जी बिल्कुल, ये कल हमने देखा था। ऑब्जेक्ट एक क्लास हमने बनाई थी MCS2 के नाम से, और उसमें जो मेंबर्स हमने असाइन किए, डाटा मेंबर्स और फंक्शन, दो मैंने वेरिएबल बनाए डाटा मेंबर, और एक मैंने फंक्शन बनाया था। और उसके बाद फिर ये मैंने अपनी मेन क्लास में इसके ऑब्जेक्ट बना लिए MCS सेकंड के। ठीक है, तो आज हमने कंस्ट्रक्टर बना के देखना है। तो कंस्ट्रक्टर आपको मैं बता चुका हूँ कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा। अब ये मेरे पास क्लास है, क्लास का नाम है MCS2, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा जी बेटा बताएं? व्हाट विल बी नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास MCS2? MCS2 ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, MCS2 इसका नाम होगा। केस भी सेम होगा, और चूंकि ये स्पेशल टाइप का मेथड है तो इसके बाद पैरेंथेसिस भी आएंगे जो कि एक मेथड की पहचान है। ये पैरेंथेसिस जो है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये पहचान है मेथड की। मेथड के बाद फंक्शन के बाद, वैसे C++ में सी में हम मेथड की बजाय फंक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों में, मेथड में फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप प्रेफर करें फंक्शन को, लेकिन मेथड भी कहा जा सकता है। जावा में जब जाएंगे, जावा में फिर प्रेफर करते हैं मेथड को, वहाँ पे फिर फंक्शन का वर्ड आमतौर पे प्रेफर नहीं किया जाता। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इसमें सिर्फ इसको फ़िलहाल कॉल करने के लिए मैं इसमें कुछ भी प्रिंट करवाता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कॉल हो रहा है। इसमें कुछ भी मैं लिख देता हूँ, आई एम इनसाइड कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास MCS2। तो सिर्फ मैंने ये प्रिंट करवा दिया, और इसमें होगा क्या, जब मैं
जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होगा। तो ऑब्जेक्ट तो मैंने कल बनाए हुए थे, ठीक है। तो मैं इस तरह से करता हूँ, इस फाइल को मैं कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, देखते हैं क्या इसमें कोई हमें मज़ीद चीज़ नज़र आती है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, ये मैं देखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये करना चाह रहा था, मैं काउंट लिख दिया और किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं चला ये काउंट तो नहीं है ना, सी आउट है वो वो मिस्टेकनली सी आउट की बजाय काउंट पूरा ही लिखा गया है। और वो जिसे कहते हैं ना कि लाशऊरी तौर पे। अच्छा, मैं ये करना चाह रहा था कि इससे पहले और एंड पे ना मैं \n लगा दूं ताकि वो नई लाइन, ये हमारा बिल्कुल एक सेपरेट लाइन रहे। और ये जो एस्केप सीक्वेंस है \n, ये क्या करता है, नई लाइन पे स्विच करवाता है। तो अब आप ये देखें, सबसे पहली लाइन क्या प्रिंट हुई, आई एम इनसाइड कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास MCS2, ठीक है। तो ये जो मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ये प्रिंट हो गया। मतलब कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है जब हम, चूंकि ये है तो स्पेशल टाइप का मेथड, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये ऐड कर देता हूँ ये बात कि व्हेन एवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट of any class, the constructor calls immediately, ठीक है जी, फौरन कॉल हो जाता है। सेव नहीं इसको मैंने करना, ठीक है। तो बेटा ये मैंने कंस्ट्रक्टर एक बनाया। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर और हमारे जो फंक्शंस हैं वो आपको पता है कि पैरामीटराइज्ड हो सकते हैं। आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या मेथड क्या होते हैं, कौन कौन अवेलेबल है क्लास में, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। साथ ही साथ में आपकी ये अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट भी ले लूँ, कुछ स्टूडेंट अभी एडमिट ही नहीं हुए, लेकिन को एडमिट कर लेते हैं स्क्रीनशॉट आपके लिए कि मैं आपकी अटेंडेंस भी सही। थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मली जरा स्क्रीन शेयर कर दे। स्क्रीन बेटा शेयर कर दी, हो गई शेयर, हो गई कि नहीं हुई? नहीं सर अभी नहीं यार। नहीं सर, अब हो गई, अब हो गई जी सर हो रही है, पैरामीटराइज्ड हो गई है सर। पैरामीटराइज्ड मेथड्स और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं जी, ये होते हैं द मेथड, बल्कि मेथड की बजाय ना मुझे अब आदत पड़ी हुई है उसकी मेथड की, तो एक ही बात है। द पैरामीटराइज्ड फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर्स are those who require or demand some values when we call them, ठीक है। साथ साथ थोड़ा सा आपको चलें डेफिनेशन कह लें, तो मैं आपको बुक भी खैर रेफ़र कर देता हूँ, चूँकि पहले जावा की बुक मैंने आपको सेंड भी की थी, अब इसकी भी बुक रेफ़र कर देता हूँ, और साथ थोड़े थोड़े नोट्स ये ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो हमने अपने ये फंक्शन जो बनाया था इसको पैरामीटराइज तो खैर हमने देख लिया था, ये पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज्ड बनाते हैं, ठीक है जी। डेफिनेटली इसको पैरामीटराइज्ड बनाने का तरीका भी वही है, हम यहाँ पे लिख देंगे जो जो हमें पैरामीटर चाहिए। मैं एक इंट लिख देता हूँ x, इंट लिख देता हूँ y, तो ये दो पैरामीटर्स, दो वैल्यूज़ ये लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वेरिएबल 1 को असाइन कर देता हूँ x और वेरिएबल 2 को असाइन कर देता हूँ y, ठीक है। अब इट मीन्स जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है, जब मैंने अपनी क्लास में ऑब्जेक्ट बनाना है, चूँकि ये कंस्ट्रक्टर है, तो अगर तो मैं उसमें वैल्यूज़ पास करूँगा तो वो जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वैल्यूज़ वाला वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और अगर मैं वैल्यूज़ पास नहीं करूँगा तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इसकी हम प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आप देखें, मैं अपने मेन मेथड में आ गया, पहले जो ऑब्जेक्ट बने हैं उनको बना रहने दें। मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ MCS2
क्लास का नाम है, क्लास का नाम लिखूँगा, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ओबीजे कोई भी लिख दें, ओबीजे MCS3 लिख दें, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद जो वैल्यूज़ आपने देनी है, कितनी वैल्यूज़ देनी है मैंने, 2 वैल्यूज़ मैंने देनी है, ठीक है। दोनों किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। यहाँ पे आप 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे, एक में दे देता हूँ 90 और एक दे देता हूँ 10। 2 वैल्यूज़ मैंने दे दी। अब ये मेरा जो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए बनेगा, कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से कंस्ट्रक्ट होगा। इसको केयरफुली ज़रा समझ लें। अब मैंने जो मेथड बनाया था, मेथड क्या था, मेथड में मैंने क्या किया था, मेथड में मैंने ये A और B को प्रिंट करवाया था। चले मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ से हम कुछ और किसी और तरह से काम कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, MCS2 डॉट वेरिएबल 1 प्लस MCS2 नहीं बेटा, इसको मैंने ऑब्जेक्ट से कॉल करना था, OBJ MCS3 डॉट OBJ MCS3 डॉट वेरिएबल 1 प्लस OBJ MCS3 डॉट वेरिएबल 2। इनको मैंने प्लस किया और इनको मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख देता हूँ इंट रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्लस करेगा और रिज़ल्ट को सेव कर देगा वेरिएबल रिज़ल्ट में। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैकस्लैश n, ताकि नई लाइन पर चला जाए। ओके, थर्ड ऑब्जेक्ट which is called by parameterized constructor, ठीक है जी। ये पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सी आउट, और अगेन मैं बैकस्लैश n कर देता हूँ बिकॉज न्यू लाइन पे चला जाए। द सम ऑफ डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास MCS, जो भी इसका नाम है, इक्वल, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर प्रिंट करवा रहा हूँ रिज़ल्ट को, और इसको मैंने सेमीकोलन इसके क्लोज कर दिए। फाइल मैंने सेव की, मैंने F11 प्रेस किया, तो ये हमारा MCS2 OBJ MCS ये डिफ़ॉल्ट को नहीं कॉल कर रहा, मुझे इसको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। चलें, यहाँ पे मैं एक वैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ। इसमें प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट, अगेन मैंने इसको रन MCS2 लिखना था, सॉरी MCS2 MCS नहीं आएगा, MCS2 आएगा, which is the name of our class now। चलें, अच्छा जी। अब जो मेरे जिसमें मैं वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशलाइज़ कर रहा हूँ, मेन मेथड में इनिशलाइज़ कर रहा हूँ, वो ये 2 मेथड हैं, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया वो नीचे, उसकी फंक्शनैलिटी को हम ज़रा देखते हैं। थर्ड ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड बाय पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसमें देखें, उसमें मैंने आपको याद है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जब मैंने बनाया था तो एक वेरिएबल को, वेरिएबल 1 को एक्चुअली जिसमें जो कि x की वैल्यू थी, x को मैंने 90 असाइन किया था और y की वैल्यू की जगह पे मैंने 10 असाइन किया था। तो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टर में जाके 90 वेरिएबल 1 को असाइन हो गया और 10 वेरिएबल 2 को, और दोनों वेरिएबल्स का जो एडिशन था वो यहाँ पे वो शो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ जावा का और यहाँ का। जावा में हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना भी मिले तो खुद ब खुद ही वो इसे कॉल कर लेता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोले तो उससे मुराद ये है कि जो कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल होता है। लेकिन C++ में
अगर तो आपने कोई कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड नहीं बनाया तब तो ये डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है, लेकिन अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया तो फिर आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो जैसे उसने प्रीवियस आपने देखा एरर दिया। तो अब ये मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया। जो पहले दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाए थे जिनका मैंने नाम रखा OBJMCS और दूसरे का नाम रखा OBJMCS1, इन दोनों के लिए जो कॉल हो रहा है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। दोबारा से देखें, दोबारा से हम इसको रिव्यू करते हैं ताकि बात समझ आ जाए। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी, ये मैंने प्रिंट करवाया था। फिर क्लास डाटा मेंबर वो दो थे, वेरिएबल 1 को 20 असाइन किया, 30 किया। फिर इनसाइड द ऐड मेथड वो इनको ऐड कर रहा था। फिर दोबारा से नया ऑब्जेक्ट बना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास डाटा मेंबर ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, तो उसको 12 और 21 असाइन किया गया और इसका जो इनसाइड द ऐड मेथड और इसका जो सम था वो 33। अब जो मैंने थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया था वो मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से बनाया था। और कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, इनिशियलाइज करना, किसको? क्लास के डाटा मेंबर्स को, या सिंपल आप कह सकते हैं क्लास को इनिशियलाइज करना। तो ये बेटा हमने कंस्ट्रक्टर इसमें देखे। और अगर थोड़ा सा आपको मज़ीद बता दूं तो ये जो दो कंस्ट्रक्टर बन गए, दो कंस्ट्रक्टर आप देखें, कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स के नाम देखें आप, MCS2 और ये MCS2, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स कहते हैं। व्हाट डज मीन बाय पिलर्स? पिलर्स क्या हैं? जो मैंने आपको बताया था कि 3 ऊप के पिलर्स हैं और चौथा जो है वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन है। 4 बड़े कोर प्रिंसिपल्स हैं ऊप के। तो उनमें से एक था पॉलीमॉर्फिज्म, आपको याद होगा जिन्होंने शुरू के लेक्चर्स मेरे अटेंड किए थे। पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे डिफाइन करते थे? एनी स्टूडेंट, इफ एनी स्टूडेंट कैन कंट्रीब्यूट, इफ एनी स्टूडेंट वॉलंटियर, जो कि बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। सिंपल से अपने वर्ड्स में कोई इसकी डेफिनेशन बता दें, मुदस्सिर, कोई और। सिंगल इंटरफेस, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म आप देखें, हमारे पास इंटरफेस सेम कैसा है, मैं आपको बताता हूँ इंटरफेस से क्या मुराद है। जब मैंने ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो उस वक्त भी मैं क्या कर रहा हूँ, उस वक्त देखें नाम क्या है मेरे कंस्ट्रक्टर का, MCS2, और जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उस वक्त भी उसका नाम MCS2 है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मुझे वैल्यूज़ देनी है या नहीं देनी। अगर मैं वैल्यूज़ नहीं देता तो डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम MCS2 है। अगर मैं वैल्यूज़ देता हूँ तो फिर डिफ़ॉल्ट नहीं कॉल होगा बल्कि पैरामीटराइज्ड कॉल हो जाएगा, ठीक है। हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, जस्ट टू एक्सटेंड आवर कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, उसका नाम डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास वाला ही आएगा। इसमें वैल्यू आ जाती है सिर्फ 1, इसमें मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ इंट z, ठीक है। तो इसमें मैं सी आउट करवा देता हूँ सिर्फ, जिसे आप कहते हैं कि जस्ट टू अनाउंस हम कर देते हैं, आई एम इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विच इज टेकिंग 1 वैल्यू, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें पता चल जाए हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो मैं असाइन कर रहा हूँ वेरिएबल 1 को भी, वेरिएबल 2 को भी वही सेम वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। जी वैल्यू, जो जी की जो भी वैल्यू होगी वो पहले वेरिएबल 2 को पास हो जाएगी और वही वैल्यू वेरिएबल 1 को भी पास हो जाएगी। आप इस स्टेटमेंट को सेम एज ऐसे भी लिखते आए हैं, वेरिएबल 1 इक्वल जी एंड वेरिएबल 2 इक्वल जी, ठीक है। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है, मैं दोनों से आपको रन करके दिखा दूंगा। तो अब मैं अपनी मेन क्लास में जाके एक 4th ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, MCS2 और
obj4 नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डिफरेंट नेम्स के साथ इसलिए करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यू पास कर रहा हूँ 30, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा जो है वो मामलात राइटिंग वाले वो आसान हो जाएं। बल्कि ये इंट भी बना ही लेते हैं हम, इंट result2 इक्वल, इसमें क्या करना है मैंने कि जो मेरा फोर्थ ऑब्जेक्ट है obj4 डॉट वेरिएबल 1 प्लस obj4 डॉट बी जो लिख दिया obj4 डॉट वेरिएबल 2, इनको सम करके रिजल्ट 2 में स्टोर करवा रहा है। थर्ड ऑब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट हो गया फोर्थ ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड बाय पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद सिंगल वैल्यू सम ऑफ द डाटा मेंबर्स एंड रिजल्ट 2। ठीक है बेटा, ट्रैक कर रहे हैं, साथ साथ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब ये देखें मैंने इसको कंपाइल किया, अब ये देखें सबसे नीचे मुझे बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, सबसे नीचे आ जाएं। फोर्थ ऑब्जेक्ट, अच्छा उससे पहले क्या आया, आई एम इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विच इज टेकिंग वन वैल्यू। फोर्थ ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड बाय पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद सिंगल वैल्यू, और उसके बाद द सम ऑफ द डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास MCS 60। क्यों? क्योंकि मैंने जो अब ऑब्जेक्ट बनाया उसको मैंने उस कंस्ट्रक्टर से कॉल किया है, क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है और एक वैल्यू मैंने पास किया 30। अब 30 किस किस को असाइन हो रही है? 30 वेरिएबल 1 को और वेरिएबल 2 को, दोनों को इक्वली असाइन हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है जी, 30 उनको मैंने प्लस करवाया तो वो रिजल्ट मेरा 60 आ गया। मैंने जो स्टेटमेंट आपको एक और इंट्रोड्यूस करवाई थी उसके साथ भी मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये देखें 60। तो बेटा ये हमारा कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्टर्स का, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स का, और यहाँ पे मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप बता दी। हम ना वीक में एक आध दिन सिर्फ थ्योरी भी पढ़ा करेंगे। वैसे मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना थ्योरी की बजाय प्रैक्टिस ज़्यादा करवाने को प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, साथ साथ ये छोटे छोटे से थोड़े से नोट्स लिख रहा हूँ। बुक में आपको रेफ़र कर दूंगा, किसी एक दिन हम रख लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और आपसे फीडबैक मैं लूँगा, आपने प्रैक्टिस कहाँ तक कर ली है, आपको क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। ठीक है, तो बहरहाल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज़ टॉपिक यू कैन आस्क, और टाइम भी मेरे ख्याल में ये 7-8 मिनट रह गए। जी बेटा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो ये कोड मैं आपको नहीं दूंगा, आपको मैं ये नोट्स दे सकता हूँ, कोड नहीं मिलेगा आपको, कोड आपने खुद ही करना है। ये मैं आपके साथ जुल्म नहीं कर सकता। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, जब आप खुद लिखेंगे आप मिस्टेक करेंगे, आप फिर उसको कोड को रिवाइज करेंगे, फिर मिस्टेक करेंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों भाई मुदस्सिर, ऐसा ही होता है ना? जी सर, ऐसे ही जब बंदा मिस्टेक करता है फिर बंदा लर्न करता है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई बात समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है? सर जी मुदस्सिर सर, मेरा क्वेश्चन है। जी बेटा पूछें। सर कितने हम ये कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं क्लास में? वो मेरा बेटा चाहे आप 1,00,000 बना लें, मसला ही कोई नहीं। 4 मेरे सर हमने नेम तो सेम रखना होता है, और इसमें एक तो डिफॉल्ट हो गया, एक 2 वैल्यूज वाला हो गया, एक सिंगल वाला हो गया, इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं? मेरा बेटा देखें मैंने 2 वैल्यूज वाला कर लिया ना। अब हमारी क्लास के 2 डाटा मेंबर्स थे। ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी क्लास क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर जब पढ़ा जाता है ना कॉन्सेप्ट, उसमें हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बता देते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती हैं कि जी ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। अब जब हम फिर वर्क करते हैं, जब हमारे पास सामने सिचुएशन आती है, फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ को हम ले लेते हैं। तो आप देख लें, मैंने सिंगल वेरिएबल से भी कर लिया, आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ वाला कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट आपको ये भी देखना है कि वो वैल्यूज़ मैंने यूज़ कहाँ पे करनी है। उसके साथ मैंने क्लास के किस किस डाटा मेंबर को इनिशलाइज करवाना है, कंस्ट्रक्ट करवाना है। और नंबर ऑफ़ कंस्ट्रक्टर्स की कोई लिमिट नहीं है, एक क्लास में जितने चाहे कंस्ट्रक्टर आप बना लें।
आपकी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात इससे रिलेटेड ही बता दूं कि एक क्लास के जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है, एक क्लास के जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना लें। जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स है, कुछ भी है, मोबाइल्स हैं, या अगर मैं रियल वर्ल्ड में बात करूं अल्लाह ताला की तख्लीक की, अल्लाह ताला की क्रिएशन की, तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसके बाद सारे जो वो एक क्लास बनाई, अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन किया कि इस क्लास में ये मेंबर्स आएंगे, मतलब ये कि 2 हाथ आएंगे, हर हाथ की 5-5 फिंगर्स होंगी। सारा जब एक क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बना दिया तो वो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम का बनाया। उसके बाद करोड़ों अरबों खरबों इंसान आए, सारे किस मॉडल पे आए? वो उसी एक्चुअल क्लास पे आए, उसी एक्चुअल मॉडल पे आए। अब बाकी सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से हम क्लास के लाखों करोड़ों जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सपोर्टिव होना चाहिए। डेफिनेटली अगर किसी क्लास के लाखों ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो सपोर्ट करेगा, उसकी मेमोरी, उसका साइज़, रिसोर्सेज, तब हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स ओनली। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ रिक्वायरमेंट, मैटर ऑफ सिचुएशन। व्हाट सिचुएशन यू हैव यू कैन डिसाइड। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली गोइंग टू एंड। जी मेरा बेटा, कोशिश किया करें क्लास में टाइम से आ जाया करें, क्योंकि जो क्लास में आपने सुन लेना है, पढ़ लेना है, वो बाद में रिकॉर्डिंग सुनने का ना तो वो इंटरेस्ट पैदा होता है, ना वो उस तरह से फ़ायदा होता है। जब आप यहाँ से सुन के दोबारा जाके सुनेंगे ना, फिर आपको कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। जी बेटा, और किसी का क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। अच्छा चलें, ठीक है, चलें बेटा, अभी ये क्लास अभी 2-4 मिनट में वाइंड अप हो जाएगी, चूँकि थोड़ा सा हमने लेट शुरू किया था। तो नेक्स्ट क्लास भी हम ना यूँ करेंगे, मैं 5-10 पे शुरू करूँगा ताकि थोड़ी सी ब्रेक उसमें दरमियान में आ जाए, ठीक है? जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जी मेरा बेटा। आपसे क्वेश्चन है। जी बेटा पूछें। सर ये देखे, मैंने ना लैपटॉप में ना आईडीएम जो है ना वो ना डाउनलोड किया है। आईडीएम के आईडीई? सर आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजमेंट। ठीक है मैनेजर। जी जी, तो सर वो क्या कहते हैं, मैंने डाउनलोड वो क्या कहते हैं वो इंस्टॉल कर लिया, पर सर जी ये देखिए, जैसे हमने अपनी मेन क्लास में ये कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं, 3 कंस्ट्रक्टर हमने बनाए। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, एक कंस्ट्रक्टर था पैरामीटराइज्ड जो कि 2 पैरामीटर ले रहा था, और एक कंस्ट्रक्टर था जो कि 1 पैरामीटर ले रहा था, ठीक है। तो अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, या फिर एक कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ से कमेंट करके तो उसका जो टॉपिक आपको समझाना चाह रहा हूँ उसकी हम बात कर लेते हैं। ये मैंने कंस्ट्रक्टर रिमूव कर दिया। रिमूव करने से मुराद क्या, मैंने इसको कमेंट कर दिया तो वो रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। कंस्ट्रक्टर मेरे का नाम वही होगा जो मेरी क्लास का नाम है। MCS2 मेरी क्लास का नाम था, और चूँकि मैंने कंस्ट्रक्टर बनाना है पैरामीटराइज्ड, और उसमें मैंने सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करना है, जो रिमूव किया उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने आगे चलना है। तो इसके बाद मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। तो अब ये क्या हुआ, अब ये मैंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, जिस तरह से मेथड डिक्लेरेशन होती थी। अब इसकी बॉडी मैं क्लास स्कोप से बाहर भी बना सकता हूँ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। अगर मेथड की बात करते हम तो उसमें डिक्लेरेशन ऑफ मेथड आता था, और उसके बाद क्या आता था, डेफिनेशन ऑफ मेथड आता था, या डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आता था। अब यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया और कंस्ट्रक्टर को मैंने डिफाइन करना है। अब यहाँ पर आप देख लें कि मेरी क्लास का नाम क्या था, MCS2। इसमें एक ऑपरेटर और है विच इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑपरेटर।
रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ आप जिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हैं, अच्छा ये आमतौर पे इसके बगैर गुजारा हो जाता है अगर हमारे पास ज़्यादा क्लासेस ना हों। तो मैंने MCS2 और रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद मैंने अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, वो वाला जिसके कितने पैरामीटर्स हैं, किस पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, जिसका एक पैरामीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दोबारा से वो पैरामीटर मैं लिख लेता हूँ int z, और इधर मैंने ये इसका स्कोप मैंने बना लिया। ठीक है, अब ये क्या, इसमें मैं बॉडी में क्या करूँगा, जिस तरह से पहले मैंने इसकी बॉडी में कुछ प्रिंटिंग करवा दी थी, उस तरह का कुछ काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि हम अपने कंस्ट्रक्टर को किस तरह से आउट ऑफ द क्लास भी उसकी बॉडी लिख सकते हैं, डिक्लेयर करेंगे, फिर उसमें हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास में, और उसकी जो बॉडी है वो क्लास से बाहर हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने क्लास के बाहर इसकी बॉडी बना दी। अब इसको मैं कॉल करता हूँ, अपने प्रोग्राम को मैं सेव करके इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। जी, तो ये आप देख सकते हैं फोर्थ ऑब्जेक्ट की हम चूँकि बात कर रहे थे, जो हमारा कंसर्न है, आई एम इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विच इज़ टेकिंग वन वैल्यू, फोर्थ ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड बाय पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद सिंगल वैल्यू, और ये इसका रिज़ल्ट आ गया। यहाँ पर मैंने किया क्या, सिर्फ जो मेरा कंस्ट्रक्टर क्लास के स्कोप में था, स्कोप में आपको बात कर चुका था कि स्कोप क्या होता है। ये जो पैरेंथेसिस हैं, पैरेंथेसिस ये किसी भी क्लास का, मेथड का, इफ़ कंडीशन, फॉर लूप या कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें हम बॉडी बनाते हैं किसी भी मेथड की या कंस्ट्रक्टर की या क्लास की, वो उसका स्कोप कहलाता है। तो मैंने ये क्लास के स्कोप के बाहर कंस्ट्रक्टर की बॉडी डिफाइन की है, जबकि क्लास के स्कोप के अंदर कंस्ट्रक्टर को सिर्फ डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से भी पॉसिबल है कि आप कंस्ट्रक्टर को सिर्फ डिक्लेयर करें। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये फ़ायदा मैं आपको बता दूँ। फ़ायदा बेटा ये होता है कि ये अगर मैं अपनी क्लास को कॉम्पैक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ डाटा मेंबर्स हों, मेथड्स आ जाए, मेथड को भी आप ऐसे ही डिफ़ाइन और डिक्लेयर कर सकते हैं आउटसाइड, तो क्लास में सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें आ जाएँ, मेंबर्स आ जाएँ, डाटा मेंबर्स आ जाएँ, मेथड्स आ जाएँ और कंस्ट्रक्टर्स के नेम आ जाएँ, तो डिटेल्स सारी आउट ऑफ द क्लास। तो उसको कोड को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, कोड हमारा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। हम क्लास को देख के हमें पता चलेगा कि क्लास में इतने डाटा मेंबर्स हैं, क्लास में इतने मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं, और क्लास में इतने कंस्ट्रक्टर्स हैं। उनकी जो हर कंस्ट्रक्टर की, हर मेथड की जो डिटेल है वो हम आउटसाइड द क्लास स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर में, स्पेसिफिक मेथड में जाके उसकी डिटेल को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेटा एक और इसका कॉन्सेप्ट था। तो आज मैं कोई नया टॉपिक शुरू नहीं कर रहा, ये हमारा हो गया। अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। मुदस्सिर, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे। अब्दुर्रहमान नहीं आया आज, मैं दोबारा आपको उधर लेके जाता हूँ, मैं सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ आपकी अटेंडेंस का। अब्दुर्रहमान नहीं आया बेटा आज, उसे क्या प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है? नहीं पता नहीं सर अब तक। अच्छा, चलें। चलो, मर्जी है ना भाई उनकी। 22 और ये एक आपकी अटेंडेंस हो गई, एक आपकी ये हो गई, एक अटेंडेंस का बड़ा इन्होंने इशू बनाया हुआ है। अब इस पे आ जाएं वापस। अब बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, इसमें कॉन्सेप्ट्स देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अगर आपका कोई इस टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सर यहाँ तक। वेरी गुड बेटा, अब इसको क्लियर तक ना रहे, ये आपका मैंने नेक्स्ट वीक में आते ही मंडे वाले दिन आपका टेस्ट लेना है।
क्विज लेना है मैंने आपसे, ठीक है। टॉपिक आपने देख लिए हैं, हमारा कोर्स आपने देख लिया कितना का है, तो इसको हमने प्रैक्टिस करनी है, इसके कॉन्सेप्ट्स को हमने जो है ना वो सही तरीके से लेके चलना है। मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी आज दे दूंगा, कोई माइट भी। आप असाइनमेंट रहने दें आज, फिर आप हमें ना सिर्फ क्विज के ठीक है और डेट। उफ जी बेटा, आपकी आवाज़ कट गई है। आपकी बेटा आवाज़ कट गई है। हु वाज टॉकिंग?